हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। विश्व इतिहास के कुछ विषय जो क्लास 11 का एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 6 करेंगे आज हम। मूल निवासियों का विस्थापन। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो एनसीईआरटी में कवर करवा रही हूँ, आप एनसीईआरटी करिए। अगर आपने टेस्ट करना है आपको आर ओ यूपीएससी का, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेस्ट करवाए गए हैं बहुत सारे। जाइए उसको करिए और इसको भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है हमको। और ये इतिहास की प्लीज़ आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। भी नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। तो मीडियवासियों का विस्थापन आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम करेंगे आधुनिकीकरण की ओर मूल निवासियों का विस्थापन। और इसमें जो है आधुनिकीकरण की ओर जो पहले का जो चैप्टर पढ़ाया गया उसके बारे में थोड़ा डिटेल, मतलब वैसे ही समरी बताई गई है। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं स्किप कर रही हूँ, मैं आगे चल रही हूँ। और ये रहा कालक्रम, जहाँ 1700 से 2000 के बीच में जो जो हुआ उसके बारे में भी दिया गया है। जैसे 1720 से 30 में पश्चिम अफ्रीका में स्थित दाहोमी के राजा आगाज ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया 1724 से 34 में। 1740 में इसे फिर से लागू किया गया, मतलब 23 24 35 में इसको बंद किया गया, लेकिन 40 में फिर से स्टार्ट हो गया। और 1300, ये अफ्रीका का है, ये यूरोप का है, याद करिएगा। 1730 और 40 के बीच में कैरोलस लिनियस ने पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए टैक्सोनॉमी सिस्टम की खोज की। और 1750-60 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक, मतलब 1775 का प्रकोप हुआ, जिसमें नाइको तक फैल गया। 1770 से 80 में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपनी चरम उत्कर्ष पर था और सभी उपनिवेशिक शक्तियां दास व्यापार कर रही थी। लाखों अश्वेत अफ्रीकी लोगों को प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता था, जिसमें 2/3 समुद्री यात्रा के दौरान मर गए। और रूस में इमैलियन पगाचेव ने कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। 1780-90 में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ और 1800 से 1810 में मोहम्मद अली ने मिस्र में शासन किया। 1805 से 48 में मिस्र ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया। 1820 से 30 में पश्चिम अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना, जो स्वतंत्र दासों का देश था। और लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया। इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी चलाई गई। 1830-40 में अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध आंदोलन किया। 1840-50 में अनेक यूरोपीय देशों में उदारवादी और सामाजिक आंदोलन स्टार्ट हुआ। अफ्रीका यूरोप की ही बात हो रही है। 1760 में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारियों में मार्गों में से सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई और यूरोप में रूसी कृषि दासों को स्वतंत्र कर दिया गया। 1870 में जर्मनी इटली एक संयुक्त राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर आए। 1880-90 में यूरोप के लोगों को अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया और 1890 से 1900 में पहली फिल्म का निर्माण 1895 में हुआ और पहला ओलंपिक खेल एथेंस में संपन्न हुआ। 1900 से 1910 में महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत की। 1906 में 1910-20 में दक्षिण अफ्रीका ने श्वेत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून बनाए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में। 1917 की रूसी क्रांति हुई। 1920-30 में मुस्तफा कलाम ने नेतृत्व में तुर्की गणराज्य बना। 1930-40 में अंगोला ने मोजाम्बिक तक प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण की। और जर्टला ने जर्मनी शासन की बागडोर हथिया ली और 1937 में द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 तक हुआ। 1940-50 में दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय। 1948 में रंगभेद नीति की स्थापना। ब्रिटेन ने आयरिश स्वतंत्रता को मान्यता दी 1949 में। 1950-60 में उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना प्रथम स्वतंत्र देश बना। 1957 में डीएनए की खोज, रूस ने अंतरिक्ष यान स्पुतनिक भेजा 1957 में। 1960-70 में अफ्रीका की एकता संगठन की स्थापना हुई। यूरोप में विरोध आंदोलन 1968 में शुरू हुआ और 1980-90 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत रूस के नेता बने। 1985 में संपूर्ण विश्व वेब का प्रारंभ हुआ। 1990 से 2000 में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया और रंगभेद को समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हुई।
वैज्ञानिक ने डॉली क्लोन भेड़ बनाई यूरोप में, जिससे आनुवंशिक इंजीनियरिंग की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हुए। अब एशिया और दक्षिण एशिया के बारे में हम देखेंगे। 1720 से 30 में फुजिन तुसु चीजेन नामक विशाल विश्वकोश को चीन के मंजू और शासक सागंची ने छपा कर अधिकृत किया। 1740 से 1750 में मराठों ने उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता का विस्तार किया। 1750-60 में इयोकी कोन्यो, एक जापानी विद्वान ने 10 जापानी शब्दकोश का संकलन किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में पराजित किया। 1780-90 में अंग्रेज ने भारत में से चीन को अफीम का निर्यात किया, जिसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। 1790-1800 में रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। 1820-30 में जावा के लोगों को डचों के खिलाफ बगावत। 1825-30 में हुई सती प्रथा और गैर कानूनी घोषित किया गया। 1829 में 1830-40 में ऑटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम शुरू किए और 1860-70 में फ्रांसीसियों के एडोचीन ने आधिपत्य का प्रारंभ किया। 1870-80 में जापान की प्रथम रेल सेवा टोक्यो को योकोहामा का प्रारंभ हुआ। 1872 में दक्कन और दक्षिण भारत में अकाल। 1876-78 के 50 के लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। 1880-90 में ब्रिटेन ने बर्मा पर अधिकार कर लिया। 1885-86 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। एशिया और दक्षिण एशिया की बात हो रही थी। 1910 में जापानी जलसेना ने रूसी जहाजी बेड़ों को परास्त किया। 1910-20 में बेलफोर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का आश्वासन दिया। 1920-30 में महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और ईवी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु असमान आंदोलन प्रारंभ किया। 1930-40 में इराक ने सीरिया तक ब्रिटिश तेल पाइपलाइन बनाई। आदिल ईरानी की आलम आरा 1931 में सबसे पहली टॉकी फिल्म थी और बगदाद को इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन 1940-50 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराया, जिससे लगभग 1,20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में बहुत सारे लोग विकिरण के प्रभाव से मर गए और चीनी लोग गणतंत्र का गठन 1949 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता 1947 में हुई। 1950-60 में बंधु सम्मेलन ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत किया। भारत गणतंत्र 1950 बना। 1960-70 में फिलिस्तीन शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की। वियतनाम में युद्ध जो है 1965 से 73 में हुआ और सिमाओ भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1960 में बनी। 1970-80 में ईरान के शाह का तख्ता पलट कर दिया गया और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया 1971 में। 1980-90 में बेजिंग चीन के तियानमेन चौक में प्रजातंत्र के लिए विशाल प्रदर्शन हुआ। भोपाल यूनियन कार्बाइड की प्लांट में रिसाव यह इतिहास में बहुत ही भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी, जिसमें 1000 लोग की मृत्यु हुई। 1990 में 2000 में इराक, कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध हुआ और भारत और पाकिस्तान के नाभिकीय परीक्षण हुए 1998 में। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात करें 1720-30 से पुर्तगाली ब्राजील में कॉफी का प्रचलन हुआ 1727 में और ऑस्ट्रेलिया में डच नाविक रोगेवीर द्वीपों और प्रशांत महासागर की ईस्टर द्वीप में पहुंचा। 1730-40 में स्टोनो दास विद्रोह का नेतृत्व दीक्षित दास जेमी ने किया और 1740-50 में जुआन सेंटोस, जिसे अताहु अल्पा सेकेंड भी कहते हैं, ने पेरू में मूल निवासियों का नेतृत्व किया, किंतु उसका विद्रोह असफल रहा। 1760-70 में ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ओटावा कबीले ने चीफ एंटोइन के विद्रोह प्रदर्शन का नेतृत्व किया। खैर इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो जो आपको लगी थी वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते वहां से। तो मूल निवासियों का विस्थापन हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। तो इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के पहलू के पेश किए गए हैं। किसका? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के। तो विषय 8 में हमने दक्षिण अफ्रीका में स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। 18वीं सदी से दक्षिणी अमेरिका और भी हिस्सों में मध्य तथा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों के से यूरोप आए और प्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर किया।
यूरोपीय लोगों को ऐसी बस्तियों को कॉलोनी कहा जाता है। जब वे यूरोप में आए, इन उपनिवेशों के बंसीदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं या 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इस देशों में बहुसंख्यक है और जहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई, वे शहरों में मुश्किल से ही नजर आते हैं और लोग भूल गए हैं कि सभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जों में था और यह भी कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से भी बने हैं। तो मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में सस्काचेवान, ऑस्ट्रेलिया में वोलांगंग और पारामत्ता। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में यह बताया जाता था कि किस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उनमें यहाँ के मूल बसिंदों का शायद ही कभी जिक्र होता होगा, सिवाय यह बताने के लिए कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया सतर्कतापूर्ण था। 1840 के दशक में से ही अमेरिका में मानव विज्ञानियों ने यह अध्ययन आरंभ किया। बहुत समय बाद 1960 के दशक में इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने के लिए प्रेरित किया गया है। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथा कृतियों को पढ़ना संभव है। इन देशों में जाने वाले लोगों के संग्रहालय में देसी कला, दीर्घाएं तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखाने वाले विशेष संग्राहक भी देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिका इंडियनों की देखरेख में बना है। यूरोपीय साम्राज्यवाद की बात करते हैं। स्पेन और पुर्तगाल अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हालैंड, इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था, क्योंकि वहां बसे ज्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। 18वीं सदी के यह बहुत साफ साफ दिखने लगा कि यदि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों ने हराए और इसके इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था में जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाए और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग स्वतंत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते थे। 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद ही कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। सेंट्रलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड के, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, कनाडा को छोड़कर, जहाँ फ्रांसीसी भी एक राजभाषा है। नई दुनिया के देशों में यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए नाम, जैसे अमेरिका पहली बार और अमेरिगो वेसपुकी का यात्रा विकास करने के बाद प्रयुक्त हुआ। कनाडा जो है कनाडा के निकला शब्द कोची जॉक कॉर्टिलियर को मिली जानकारी के मुताबिक यूरोक्विस की भाषा में कनाडा का मतलब गांव था। ऑस्ट्रेलिया महान दक्षिण महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम था। तो देख सकते हैं। अब बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक एक प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में ओरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत है और पूर्व में ग्रेट मैदानी इलाके हैं, ग्रेट झीलें हैं, मिसिसिपी, ओहियो और अप्पालाचिया पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस, खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई फसल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों से यूरोप, अफ्रीका और चीन के प्रवासियों के हाथों में हुआ है, लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। मूल निवासी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बसिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भू सेतु के रास्ते एशिया से आए और 1,000 साल मतलब 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान और दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानवकृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जलवायु में ज्यादा स्थिरता आई, तब आबादी बढ़ना शुरू हुई।
ये लोग नदियों के साथ-साथ साथ-साथ बने गाँव में समूह बनाकर रहते थे। मछली और मांस खाते थे और सब्जी तथा मकई उगाते थे। ये अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे और मुख्य रूप से बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे और लेकिन वे उतने ही जानवर मारते थे जिन्हें उन्हें भोजन के लिए ज़रूरत होती थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश नहीं की और चूँकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। इलाकों को लेकर कबीले के बीच झगड़े भी की कुछ मसले मिलते हैं, पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते थे, बगैर उनसे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। उनकी परंपरा एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियाँ कायम करना तथा उपहारों का आदान-प्रदान करना, जिन्हें वो उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएँ बोली जाती थी, हालाँकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीजों को पढ़ते हैं। तो यूरोपियनों के मुकाबला तो ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। प्रस्तर की पट्टी पर यह खुदा था। होपी ये मानते हैं कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पास से कछुओं के रूप में आएंगे। इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आए होंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठकर और सूर्योदय देखते थे। उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई। उन्हें बख्तरबंद स्पेनी कन्विस्टाडोर दिखलाई पड़े जो धरती के उस छोर से आते कछुओं की तरह लग रहे थे। जो तो उन्होंने समझा वही जिनका इंतजार था। इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनी उनके हाथ में कोई सस्ती सी चीज पकड़ा दी, जिससे पूरे उत्तरी अमेरिका में बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है, कि शायद कुछ भाइयों और बहनों ने सभी चीजों की पवित्रता को भुला दी है और इसकी वजह धरती पर सभी इंसान काफी कष्ट पाने वाले हैं। 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारी को यह देखकर सुकून मिला था कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत जो वहां के सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे। ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिससे उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से उपेक्षित मदद मिली। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी और किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इसका मकसद था कि ऐसे हस्तशिल्पियों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करना जो अन्य इलाकों से उपलब्ध नहीं होते थे। आसानी उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहां के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन और कभी-कभी मिट्टी के पात्रों का जगह इस्तेमाल करते थे। बंदूकें जो जानवरों को मारने के लिए धनुष तीर की अच्छी पूरक साबित हुई और शराब देते थे। वहाँ के बासिंदों का सबसे पुराना शराब से परिचय नहीं था। वे जल्दी इसकी आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया बनाया। तो क्यूबेक है अमेरिका उपनिवेश में 1947 में जॉन कैबोट न्यूफाउंडलैंड पहुंचा और 1560 में अमेरिका व वेस्टबोर्डी की ट्रैवल प्रकाशित हुई। 1534 में कार्टिन ने सेंट लॉरेंस की नदी किनारे यात्रा की मूल वंशजों से मिला। 1608 में फ्रांसीसी क्यूबेक में उपनिवेश की खोज की गई और 18वीं सदी में पश्चिम यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित और धर्म शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफों के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों को से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था, उदात्त उत्तम जंगली। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजों के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों से मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी भी अमेरिकी मूल निवासी होने से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते थे, जहाँ कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम है। जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हम इतने जहमत उठाई अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविन ने जो वर्ड्सवर्थ के खासे छोटे थे और जो मूल निवासी से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप से किया। जिन्हें इंडियंस की अगली जिंदगी को देखने का मुझे मौका मिला, वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफी भिन्न है। यह सच है कि गोरे लोगों जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते और जिनकी भाषा भी नहीं समझते कि संगत में रहने पर वो काफी कम बोलते हैं, पर परिस्थितियां वैसे ही है। हो तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतारकर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। वही गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं, गोरे लोग अभी गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फ़र्क हो। मूल बसिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान-प्रदान करते थे, वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल-माल थे। जिन्हें उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। उनके लिए तो यह सब पहेली पहेली की तरह था। यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ के बदले बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों ऊदबिलाव को हलाल किया था और मूल बसिंदे इससे काफी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर इस विध्वंस का बदला लेंगे। शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों जो कि व्यापारी थे के पीछे-पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाई के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे और कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक उनमें बहुतेरे ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। जब तक वहाँ खाली जमीनें थी, कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे-धीरे वे और अंदर मूल निवासियों के गाँव की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि वह खेती की जा सके। मूल निवासी यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग-अलग चीजें आती थी। मूल निवासियों ने उस रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे-छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी जरूरतों के लिए फसलें उगाते ना कि बिक्री और मुनाफे के लिए और जो जमीन का मालिक बनने को गलत मानते थे, वे इस बात को समझ सकते थे। वही चीज उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। 1700 कनाडा का है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 1701 में क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता, 1763 में क्यूबेक और ब्रिटिश की विजय और 1781 में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी और 1774 में क्यूबेक एक्ट आया। 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट को पश्चिम सौंपा। ये चित्र आप देख सकते हैं पूरा कनाडा वगैरह का। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। और है जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम जानते हैं वे 18वीं सदी में के अंत में आए आए अपने वर्त कब आए थे 18वीं सदी के अंत में आए थे। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने नियंत्रण वाले इलाकों में काफी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों को खरीद की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस, लुइसियाना परे जो है और रूस से अलास्का से जमीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में जमीनें जीती। दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकतर हिस्सा मेक्सिको को ही जीता गया है।
किसी के मन में ख्याल नहीं आया कि इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों को की भी रजामंदी ली जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद फ्रंटियर खिसकती रहती थी और जैसे-जैसे खिसकती जाती मूल निवासी पीछे खिसकने को बाध्य हो जाते। ये कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1880 में फ्रांस लुइसियाना ने खरीदा और 1825-58 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्र में पहुंचाए और 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह हुआ। 1832 में जस्टिस मार्शल का फैसला आया। 1840 में उच्चतम और निम्नतम कनाडा की कैनेडियन यूनियन बना और 1849 में अमेरिका गोल्ड रस्ट बना। 1859 में कनाडा गोल्फ रस्ट बना। 1861 से 65 में अमेरिका गृह युद्ध हुआ। 1867 में कनाडा महासंघ बना। 1865 से 90 में अमेरिकी इंडियन युद्ध हुआ और 1869 से 85 में कनाडा में मेटियो मेटिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह हुआ और 1870 में पार महाद्वीपीय रेलवे बना। 1876 में कनाडा इंडियन एक्ट आया और 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसों का प्राय उन्मूलन हुआ। 1885 में पार महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव हुआ और 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हुआ। 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य से जबरदस्त बदलाव आया। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों के रवैये मूल निवासी से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस के आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सके थे। इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन, इटली जैसे अ अ, जैसे मुल्कों से ऐसे प्रवासी उमड़ पड़े जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथों चली गई थी। वे ऐसी ज़मीन चाहते थे जिन्हें अपना कर सकें। पोलैंड से आए लोग को प्रेयरी चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टैपीज़ की याद दिलाती थी। यहाँ पर बहुत कीमत पर बड़ी संपत्तियाँ खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ रहा था। उन्होंने ज़मीन की सफाई की और खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसी फसलें उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी और इसलिए वहाँ उन्हें बड़े मुनाफे में बेचा जा सकता था। अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवर, भेड़ियों और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के ज़रिए उनका सफाया ही कर दिया। 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद वे अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाए और घर के बाहर काम करने के लिए लिहाज से दक्षिण इलाका के जलवायु यूरोपीय जनों के लिए बहुत काफ़ी गर्म थी और दक्षिण अमेरिका उपनिवेश का अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसलिए बगान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों में जहाँ अर्थतंत्र बगानों पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी गईं। उसे एक मानवीय प्रथा बताया। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ। दासता विरोधियों की जीत हुई। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई और तभी स्कूलों तथा ट्रेनों, बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हुई। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। वहाँ फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्ज की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा के स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का हल निकल पाया। अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत ही कम थी और इसके उदाहरण भी मिलते हैं कि अमेरिकियों ने धोखे से उनसे ज़्यादा ज़मीन ले ली या पैसा देने के मामले में वायदा खिलाफी की। उच्च अधिकारी भी मूल बासिंदों की बेदखली की गलत नहीं मानते थे। वह जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है कि जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि छिरोकी कबीला राज्य के कानून में शासित होता है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिराको कबीला एक विशिष्ट समुदाय है, इसके स्वत्वाधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया कानून नहीं लागू होगा और कुछ मामले में संप्रभुता संपन्न है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाली की थी, इंडियंस का मामला आने पर वो बहुत बिल्कुल उलट गए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरकोयों को अपनी जमीन से हॉक का विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि
की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से एक चौथाई अपने आंसुओं की मतलब ट्रायल्स ऑफ टीयर्स के सफर में ही खप गए। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की ज़मीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि चूँकि मूल निवासी ज़मीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, इसलिए वह उनके कब्ज़े में रहनी ही नहीं चाहिए। वे इसके बिना भी मूल निवासियों की आलोचना करते थे, वे आलसी थे, इसलिए बाज़ार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते थे। अंग्रेज़ी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर वह कहना यह है कि वे मर खपने लायक ही हैं। खेती की ज़मीन निकालने के लिए प्रेरी साफ़ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा, आदिम जानवरों के साथ-साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो गए। तो एक टाइम पीरियड है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेनी अमेरिका का। मूल निवासी 6 लाख थे और 75 लाख गोरे जो थे, ये 90 लाख और 37 लाख इस तरह दे सकते हैं। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए, उन्हें अस्थायी तौर पर अपनी ज़मीन दे दी गई, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से भी बेदखल होना पड़ता है जब उनकी ज़मीन के अंदर सीसा, सोना, तेल जैसे खनिज होने के पता चलता था। प्रायः कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाले ज़मीन में ही साझा करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते थे। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे, जिन्हें रिजर्वेशंस कहा जाता था। वो प्रायः ऐसी ज़मीन होती थी जिनके साथ उनके पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ज़मीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी। संयुक्त राज्य अमेरिका की फ़ौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोह की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया था। कनाडा में 1869 से 85 के बीच मेटिसों के सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्हें हार मान ली। तो मानव शास्त्र ये महत्वपूर्ण है कि इसी समय 1840 के दशक में उत्तरी अमेरिका के मानव शास्त्र विषय जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था की शुरुआत हुई। ये शुरुआत स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के सभी समुदायों के बीच के अंतर के अध्ययन के लिए हुई। कुछ मानव शास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि जिस तरह से यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल निवासी भी समाप्त हो जाएंगे। 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता थिएटर के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा। समझौते के अनुसार थिएटर के लोगों को रिहायशी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा था जानता। प्रधान ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आप आकाश को, भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी हैं, तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं? धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पूरे पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालू का तट, अपने जंगलों में पसरा हुआ कोहरा, सफाई करने वाले, गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभवों में पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेडमैन की स्मृतियों का वाहक है। इसलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया ग्रेट चीफ जब ये संदेश देता है कि वो हमारी ज़मीन खरीदना चाहता है, तो हम में से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है। और महान मुखिया का संदेश है कि वो हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि हम आराम से रह सकें। वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे, इसलिए हम ज़मीन को खरीदे जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लेकिन ये आसान ना होगा क्योंकि ये ज़मीन हमारे लिए पावन है। धाराओं का धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको ज़मीन बेच दें, तो आपको ये याद रखना होगा कि वो पवित्र है और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह पवित्र है। उसके तालाबों के निथरे हुए पानी में दिखता हर भूतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बयान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता की आवाज़ है। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। यह उम्मीद हमेशा की जाती है कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसे गोल्ड रश को जन्म दिया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार कर लेने की उम्मीद से अमेरिका पहुंचे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा के रेलवे का 1885 में। एंड्रयू कार्नेगी ने जो स्कॉटलैंड में आया हुआ एक गरीब प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामी में से एक था, कहा, पुराने राष्ट्र घोंघे की चाल से सरकते नया गणराज्य किसी एक्सप्रेसवे की गति से दौड़ रहे हैं।
तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय होने के पीछे एक कारण है कि जब छोटे खेतिहर बड़े किसानों के हाथों में अपनी जमीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे, तो उत्तरी अमेरिका में एक उद्योग कई तरह के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए ताकि दूर-दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके। ऐसे यात्रों का उत्पादन करने के लिए जिनमें बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा दोनों जगह औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थतंत्र विकसित अवस्था में था। 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। बड़े पैमाने की खेती का भी विस्तार हुआ। बड़े-बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। 1890 तक आते-आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका था और इस तरह शिकार वाले दिनचर्या भी समाप्त हो गई जिसे मूल बासिंदे सदियों से जीते आ रहे थे। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच के क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। अब लोग फ्रंटियर नहीं रहा जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा और कुछ वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेशों को अ, बसा रहा था, वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। संवैधानिक अधिकार आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वही पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। उसके लिए यही अहम था कि उसके संविधान में व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार, राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने के अधिकार, संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। एक कनाडाई मूल निवासी डेनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल का मॉडल तौर किया था। इसके आधार पर उनकी दलील दी गई थी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतांत्रिक आंदोलन के बीज बोए थे। बदलाव की लहर 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाले बड़े आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियस के निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का यह बड़ा ही दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया था। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा पूरा निभाने से रोका जाता था और साथ ही साथ नागरिकता के लाभों से भी वंचित रखा जाता था। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतरकारी कानून को जन्म दिया जो 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके द्वारा रिजर्वेशन के मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1950-60 के दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की सरकारों ने मूल बासिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया जिससे मुख्यधारा में शामिल होंगे अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे लेकिन मूल बासिंदे ऐसा नहीं चाहते थे। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता स्वीकार की इसके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और इसकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी चीजें कनाडा में भी हुई। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वो आदिवासी अधिकारों की मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने संगठित तरीके से उनका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन और वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा वासी अधिकार समझौतों को आधारित अधिकारों की स्वीकृति मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया। परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी हैं। पर अब यह बहुत साफ है कि दोनों मुल्क के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले में अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की और खास तौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की। ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुरखे भी नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश राज के अधीन भारतीय मनमाने ढंग से इन पर कर लगाए गए, उन्हें बराबर नहीं माना गया और अमेरिकी और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नागरिक के रूप में नहीं देखा जाता था, असमान माना गया और अमेरिका में अफ्रीकी को ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित बराबर नहीं माना गया। दास प्रथा अपनी प्राथमिक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। काले रंग लोग निष्कृष्ट है, ये सब कुछ मानना था उनका।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उत्तर और दक्षिण अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास लंबा शुरू है। शुरुआती मनुष्य आदि मानव जिन्हें एबॉरिजिनीज कहते हैं, कई भिन्न-भिन्न समाजों के प्रयोग से एक समान नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हुए। वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू-सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा यहीं से थे। बीती सदियां स्वप्नकाल कही जाती थी। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में 350 से 750 तक समुदाय थे। हर समुदाय की अपनी भाषा थी और देसी लोगों को एक विशाल समुद्र में रहता एबॉरिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि ये माना जाता है कि वे कहीं और आए थे और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.4% हिस्सा थी। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ-साथ बसे हैं, और क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है। यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया पहुँचना 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा और 1642 में तस्मान इस टापू पर पहुँचा। बाद में टापू का नाम तस्मानिया रखा गया। 1770 में जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुँचता है, जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई सिडनी का ये स्थापना हुई 1788 में। ये है हिंद महासागर, ये डार्विन है, ये पर्थ है, ये न्यू साउथ वेल्स है, एंडीलेस है और ऑस्ट्रेलिया है। सिडनी, कैनबेरा और मेलबर्न है और तस्मानिया है, ये प्रशांत महासागर है। और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकारों, मूल निवासियों और जमीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिण अमेरिका किस्से से कई बिंदुओं से मिलता-जुलता है। हालांकि इनकी शुरुआत 300 साल बाद हुई। मूल निवासियों के साथ मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और जत्थे आरंभिक ब्यौरे पर मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण है। लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या की तो हवाई में ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तब ब्रिटिश का रवैया पूरी तरह से उलट गया। जैसा कि प्रायः होता आया है कि इस तरह की घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरों के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार की औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई। सिडनी के इलाके का वर्णन 1790 ब्रिटिश की उपस्थिति में आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त-व्यस्त कर दिया। हजारों भूखे मुखों के आने से जिनके पीछे पीछे सैकड़ों और आए, स्थानीय खाद्य संसाधनों अभूतपूर्व दबाव पड़ा। दो धारुक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा होगा? इसके लिए पवित्र स्थानों का इतने बड़े पैमाने पर विनाश और अपनी जमीन के प्रति विचित्र हिंसक बर्ताव समझ से परे था। वे नावागतुक बिना वजह पेड़ों को काटते जाते, या बिना वजह इनकी जान पड़ता था कि उन्हें ना डोंगी बनानी थी, ना जंगली शहद इकट्ठा करना था और ना ही जानवर पकड़ने थे। पत्थरों को हटाकर उनका चट्टा लगा दिया गया, मिट्टी खोदकर उसे आकार देकर पका दिया गया, जमीन में गड्ढे बना दिए गए और बहुत भारी भरकम इमारतें तैयार की गई। पहले पहल उन्होंने इस सफाई की तुलना किसी पवित्र अनुष्ठानिक भूमि के निर्माण से की होगी। संभवतः उन्होंने सोचा कि विशाल कर्मकांडी जलसा होने जा रहा है, एक खतरनाक धंधा होगा जिसमें पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके बाद दारूक उन बस्तियों से बच कर रहने लगे और बहुत राजकीय अपहरण ही उन्हें वापस लाने के एकमात्र तरीका था। यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बासिंदे ने खतरे की तरह नहीं देखा। यह एक अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं या 20वीं सदी के दरमियान कीटाणुओं के असर से अपनी जमीन खोने के चलते और आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में लगभग 90% मूल बासिंदों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और ब्राजील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद कर दिया गया जब उनके हिंसक बर्ताव के मूल निवासियों को प्रतिहिंसा पर उतारू कर दिया गया। ब्रिटिशों ने स्वतंत्र होने तक अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया और उसे ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे और उन्होंने कारावास पूरा होने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीने की इजाज़त दे दी गई थी। अपने क्षेत्र में इतने भिन्न इलाके में किसी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन करने के लिए उन्होंने खेती के लिए जमीन में मूल निवासियों को निकालकर बाहर करने को कोई झिझक नहीं दिखलाई। ऑस्ट्रेलिया का विकास 1850 में ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों का स्वशासन का अधिकार, 1851 में चीनी कुलियों का प्रवास, 1855 कानून बनाकर इन्हें रोका गया, 1851 से 61 में गोल्ड रश और 1901 में 6 राज्यों के लेकर ऑस्ट्रेलिया का संघ निर्माण और 1911 में कैनबरा राजधानी बनाई गई। 1948 से 75 में 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे।
यूरोपीय बस्तियों की तरह ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना विभिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विकास, विशाल फर्म और खाने, इसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग और खेती की एक लंबी अवधि और काफी परिश्रम से विकसित हो पाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियादी तैयार की। जब राज्यों को मिलाया गया 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब उनके लिए वुल व्हीट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया था। अंततः उनका नाम कैनबरा रखा गया, जो कि एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है, जिसका अर्थ है सभास्थ। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेतों में काम करते थे, उनका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। बाद में चीनी अप्रवासी ने सस्ता श्रम मुहैया करा, जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन गैर गोरों पर अ, बढ़ती निर्भरता से जन्मी घबराहट के चलते दोनों देशों की सरकार ने चीन अप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया। 1974 तक लोगों के मन में ये घर कर गया था कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की गहरी रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, और इसीलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने एक नीति ने अपनाई। बदलाव की ला 1968 में एक मानवशास्त्री डब्ल्यू.एच. स्टाइनर के व्याख्यान से लोगों ने बिजली की तरंग की दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, महान ऑस्ट्रेलियन चुप्पी। इतिहासकार की मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। 1970 के दशक में उत्तरी अमेरिका की तरह वहाँ के मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जग उठी। उन्हें मानवशास्त्री जिज्ञासाओं के रूप में नहीं, बल्कि विशिष्ट सांस्कृतिक वाले समुदायों के रूप में, प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों के रूप में समझना था। उन्हें ऐसे समुदाय के रूप में समझना था जिसके पास अपनी कथाओं, कपड़ा साजी और चित्रकारी, हस्तशिल्प कौशल या विशाल भंडार या वह भंडार सराहनीय आदर तथा अभिलेखन के योग्य था। इस सब की तरह वह जरूरी सवाल था जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक व्हाइट वॉरंट बी टोल्ड में सामने रखा। इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास से लेखन के उस ढर्रे की भर्त्सना की गई जिसमें कैप्टन कुक की खोज की से इतिहास की शुरुआत हुई थी, मानी जाती थी। इसके बाद मूल निवासियों के सांस्कृतिक अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना की गई। कला दीर्घाओं में देसी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई और देसी संस्कृति को समझाने वाले कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालय में जगह बनाई गई और मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहासों को लिखना शुरू किया, और यह एक अद्भुत प्रयास है। यह एक ऐसा प्रयास समय रहते हुए शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृति की अनदेखी दस्तूर जारी रहती, तो इस समय तक उसका काफी कुछ विस्मृत के गर्त में जा चुका होता। 1974 में बहुसंस्कृतवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति की है, जिसमें मूल निवासियों की संस्कृति और यूरोपीय तथा एशिया के अप्रवासियों की भांति की नई संस्कृतियों को समान आदर दिया। तो 1970 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र और संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठकों में मानवाधिकार सब सुनाई पड़ने लगे, तो ऑस्ट्रेलिया की जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया है। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूस करती आई है। इसका मतलब था कि किसी की नहीं है। इसके अलावा वह अपने आदिवासी रिश्तेदार से छीने गए मिश्रित रक्त वाले बच्चों का एक लंबा और यंत्रणापूर्ण इतिहास भी था। इस सवाल पर खड़े आंदोलन के कारण तहकीकातें शुरू हुई और दो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। एक बात तो को मान्यता देना कि मूल निवासियों का जमीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा, इसके आदर किया जाना चाहिए। दो पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है, इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए। 1974 में गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति का खात्मा एशियाई अप्रवासियों को प्रवेश की इजाजत मिली, और 1992 में ऑस्ट्रेलिया हाई कोर्ट द्वारा टेरा न्यू एलिस की कानूनी वैधता की घोषणा की गई। 1970 के पहले से जमीन पर मूल निवासी को दायों का मान्यता मिली। 1995 में आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट टापुवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच हुई। 1999 में 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों को माफीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस 26 मई को मनाई गई। तो क्वेश्चन करने का ट्राई करिएगा, कैसा लगा है पूरा वीडियो बताइएगा जरूर, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।